कम्युनिस्ट का सारा सिंडिकेट जो ममता बनर्जी में शिफ्ट किया, अब वो सारे के सारे सिंडिकेट भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 10-12 दिनों में सारे सिंडिकेट गायब हैं, नदारद हैं। ममता बनर्जी कोई आंदोलन करना चाहती है तो वो उनको लाले पड़ रहे हैं कि लोग कहां से लाएं। आपने देखा ना फाल्टा में, अभी फाल्टा का आज मतगणना हो रही है, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन 35-40 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 2% अधिक वोटिंग भी हुई है। यही जहांगीर खान वाला इलाका, हालांकि जहांगीर खान को भी वोटिंग हो रही है। नाम वापस लेने का मतलब था कि जहांगीर खान ने कैंपेन करना बंद कर दिया, लेकिन 48 घंटे नाम वापसी नहीं होती है। नाम वापसी होने के लिए तो 5-10 दिन पहले ही नाम वापसी की एक तारीख होती है, तब तक आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। वो समयावधि खत्म हो गई थी। हाँ, 48 घंटे पहले उन्होंने कहा कि अब इस चुनाव में हूं ही नहीं। होने का मतलब यह है कि लोग मुझे वोट करेंगे वो ठीक है, लेकिन ना तो मैं कैंपेन करूंगा, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वोट दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूं, और फोन ऑफ हो गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों चाह रहे हैं कि उनका फोन एक बार ऑन हो जाए, उनसे बातचीत कर लें, उनसे जरा जानकारी तो लें। फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, बातचीत वो कर ही नहीं पा रही है ममता बनर्जी। उनको पता चल रहा है कि सिर्फ फाल्टा नहीं, कोलकाता में जो अवैध प्रॉपर्टी है उसके सारे राज जहांगीर खान को मालूम है। और अभी जो फरियत हाकिम बॉबी हैं, अभी तो उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, इसके बारे में मैंने कल बताया आपको। लेकिन अब असली कहानी क्या है? क्यों तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के मालिक कह रहे हैं कि ये मेरा आप दफ्तर खाली कर दीजिए? कोई दबाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से उनके ऊपर, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि साहब ये इनके साथ बने रहना हमारे लिए आने वाले दिनों में समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक एक का पता लगाया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा सबका साथ और सबका होगा हिसाब। हम लेंगे सबका साथ, लेकिन करेंगे सबका हिसाब। पहले उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ नहीं, जो मेरे साथ उसी का विकास। ये पहले उनका नारा था। अब उन्होंने नारा परिवर्तित कर दिया है। नारे में कह दिया है कि सबका साथ होगा सबका भी हिसाब। ये कह दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। योगी आदित्यनाथ से 4 कदम आगे चल रहे हैं। और महुआ मोइत्रा जो कल गई थी अदालत में, वहां भी कुछ नहीं चली बात। महुआ मोइत्रा छटपटा रही हैं, सयानी घोष छटपटा रही हैं। कल मैं आपको बता चुका हूं इस मामले में। अब जब एनएसए डोभाल की एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में, तो क्या एनएसए डोभाल की जांच की आंच सीधे ममता बनर्जी पर जाएगी, अभिषेक बनर्जी पर जाएगा? और क्या ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बनेगा? भारत के बॉर्डर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसको लेकर के कुछ विशेष ऑपरेशंस होंगे। क्या अभिषेक बनर्जी सिर्फ संपत्ति अर्जित करने में लगा हुआ था, या भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहा था? इसके लिए कोई फ्रेश एफआईआर उनके ऊपर होने वाला है। 31 जुलाई तक तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। वो तो गृह मंत्री को धमकी देने के मामले में था, और भी कई एफआईआर हो गए हैं। तो 31 जुलाई तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन 31 जुलाई तक वो देश भी नहीं छोड़ सकते हैं, विदेश नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या अब एनएसए डोभाल की जो एंट्री हो रही है, एनआईए और रॉ की जो एंट्री हो रही है, भारतीय खुफिया एजेंसी की बड़े पैमाने पर जो पश्चिम बंगाल में एंट्री हो रही है, मार्को रूबियो के आने के बाद तो और भी सख्त होने जा रहा है। हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि मार्को रूबियो आखिर बंगाल क्यों गए? क्या बंगाल चुनाव पर अमेरिका की नजर थी, और मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बधाई दिया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल मोदी जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? पश्चिम बंगाल गेन प्रकारेण कैसे भी करके ममता बनर्जी के ही हाथ में रहे। अमेरिकी डीप स्टेट की यही साजिश थी। क्या अमेरिकी डीप स्टेट की वजह से 2021 में इतने बड़े पैमाने पर वायलेंस हुए? क्या सीआईए की डायरेक्ट भूमिका थी? और इसीलिए 2021 के सारे फाइल्स खोले जा रहे हैं।
ये हिंसा करने वाले कौन थे, उसका नेटवर्क क्या था, क्या विदेश की धरती पर से, क्या बांग्लादेश से ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। आप ध्यान कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की जब संघाई की यात्रा हो रही थी, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी, उस दौरान एक ऑपरेटिव, जिसे कहा जाता है सीआईए ऑपरेटिव, की मौत हुई है बांग्लादेश के ढाका में। तो ये पूरा इलाका सीआईए के लिए भी बहुत सेंसिटिव है और भारत की खुफिया एजेंसी के लिए भी सेंसिटिव है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव इलाका बन जाता है। अब ये सारे राज खुलेंगे मित्रों, ये छोटे राज नहीं हैं, ये बड़े राज हैं। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल में आपको अरुणाचल प्रदेश उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल हो गई है, आसाम हो गई है। आसाम में 38% तक डेमोग्राफिक परिवर्तन हो चुका है। 38% वहां पर एक खास कम्युनिटी की आबादी हो गई है, जिले का जिले कन्वर्जन में चला गया है। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है, 30%। और वो 30% वहां की आबादी नहीं है, उसमें इजाफा हुआ है पिछले 50 वर्षों का घुसपैठ है। 1-2 वर्ष का घुसपैठ नहीं है मित्रों, 1-2 वर्ष का नहीं है, पिछले 50 वर्षों का घुसपैठ है। कम्युनिस्टों ने पहले करवाया, उसके बाद ममता जी करवा रही थी, और पूरा आप 3 पीढ़ियां बन गई। 15 या 45, 15 के उम्र के अगर आप आबादी को ले लें तो 3 पीढ़ियां गुजर गई, समझ लीजिए आप। 3 पीढ़ियों में क्या डेमोग्राफी का परिवर्तन होगा, एक इंच जमीन का परिवर्तन हो गया है वहां पे। बहुत बड़ी व्यूह रचना रची गई पिछले 50 वर्षों में मित्रों, और अब वो फाइल एनएसए डोभाल के पास आई है। कहां पर, किस जिले में, किस ब्लॉक में, किस गांव में, किस पंचायत में कितनी आबादी बाहर से आई, कैसे आई, कौन उसको लोकल सेल्टर कौन दे रहा था, कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के इतना बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ, ये सब राज अब खुलने जा रहे हैं। तो मार्को रूबियो ने एक तरह से देश का भला कर दिया, अपना लैंड उन्होंने कोलकाता में करवाया, और इसीलिए भारत सरकार की खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई है। सर्जियो गोर भी उनके साथ थे कोलकाता में। ध्यान रखिए, मार्को रूबियो को रिसीव करने के लिए भारत का विदेश मंत्री नहीं गया। क्वाड की बैठक हो रही है भारत में, लेकिन भारत का विदेश मंत्री भी कोलकाता नहीं पहुंचा। विदेश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं भारत, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रहे हैं, विदेश मंत्री नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए कौन गया? गोर गए, जॉर्जियो गोर, जो डिप्लोमेट हैं अमेरिका के भारत में, वो गए उनको रिसीव करने के लिए। और उनके साथ साथ असिस्टेंट डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, वो साथ साथ चल रहे हैं मार्को रूबियो के साथ, और यहां पर गोर उनसे मिल रहे हैं। तो हमारा एनएसए कैसे नहीं एक्टिव होगा? एक्टिव हो गया। और आप असम और पश्चिम बंगाल दोनों एनएसए के निशाने पर है। दोनों में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, असम में आपको मालूम है, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई के बारे में, उनकी पुत्र वधू के बारे में, उनका क्या सीधा रिश्ता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान एम्बेसी से उनका बड़ा अनुराग था। पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए गौरव गोगोई की पत्नी काम कर रही थी। MI6 से सीधा रिश्ता है, स्टैब्लिश हो रहा है। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, और उस पर भारत सरकार एक्शन में आ रही है धीरे धीरे। लेकिन पता नहीं भारत सरकार एक्शन में, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपोजे किया था कि संसद में बैठा हुआ है सीआईए का एजेंट। गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में डिटेल सरकार को मंगाने चाहिए, कैसे क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की यात्रा उन्होंने कितनी बार की, और वहां के एनजीओ के लिए क्यों काम कर रही थी। अभिषेक बनर्जी का क्या रिश्ता है, सब खुलेगा। किसकी बिना पर अभिषेक बनर्जी इस तरह के अहंकार पूर्ण स्टेटमेंट दे रहे थे, सारे राज खुलेंगे। 15 वर्षों में क्यों नहीं 600 किलोमीटर
का जो भारत का भूभाग है उस पे हम फेंसिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं? कौन था इसके पीछे? ये मामूली घटना नहीं है। और क्यों अमेरिका सेंट मार्टिन पर लगा हुआ है? क्यों हमारा बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर महत्वपूर्ण है? अमेरिकी बेस सेंट मार्टिन में बनाना चाहता है। शेख हसीना ने नहीं देने पर अपनी मुहर लगाई, उनकी सत्ता चली गई, लेकिन वो अमेरिका के सामने नहीं झुकी। और न सिर्फ नहीं झुकी बल्कि भारत को इसकी जानकारी भी दी। वो सेंट मार्टिन हमसे चाहते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इलाके में वो अमेरिका अपना बेस बनाना चाहते हैं। तो सेंट मार्टिन में प्रॉक्सी मदद की जा रही थी हमारे बनर्जी की तरफ से। क्या खेल चल रहा था? सबके फाइल खुलेंगे मित्रों। इसलिए ये दोनों घटना महत्वपूर्ण है। एक तो लोग अब इनका साथ छोड़ रहे हैं, जहां दफ्तर है वो दफ्तर छोड़ के भाग रहे हैं। मकान मालिक कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। और एनएससी की जो एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में, वो राज को और खोलेगा। मान के चलिए अगले 15-20 वर्षों तक ममता दीदी की राजनीति खत्म, पॉलिटिकल कैरियर ममता जी का समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।